हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि कल हमने प्राकृतिक संसाधन और भूमि के बारे में पढ़ा था, तो आज हम प्राकृतिक संसाधन और जल संसाधन के बारे में पढ़ेंगे। तो प्राकृतिक संसाधन मैंने आपको कल भी बताया था और आज भी दोबारा बता देते हैं। तो प्राकृतिक संसाधन और जल संसाधन के बारे में पढ़ेंगे। तो पढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कीजिए, जिससे आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्राकृतिक संसाधन से क्या तात्पर्य है? प्राकृतिक संसाधन वह संसाधन होते हैं जो प्रकृति द्वारा प्रदान किए जाते हैं और जिनका उपयोग हम अपने जीवन को सुधारने के लिए करते हैं, जैसे कि भूमि, जल, वनस्पति, खनिज। भूमि मतलब भूमि हमारे जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वह हमें फल, सब्जियां और अन्य आवश्यक चीजें प्रदान करती है। जल जल का मतलब जल हमारे जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह हमें पीने, स्नान करने मतलब नहाने, सिंचाई करने और अन्य आवश्यक कार्यों के लिए उपयोग किया जाता है। वनस्पति वनस्पति से तात्पर्य, वनस्पति हमारे जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह हमें ऑक्सीजन प्रदान करता है, जलवायु को नियंत्रित करती है और हमें खाद्यान्न प्रदान करती है। क्या? खाद्यान्न। और खनिज खनिज हमारे जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह हमें ऊर्जा, धातु और अन्य आवश्यक चीजें प्रदान करता है। तो ये तो था हमारा प्राकृतिक संसाधन से मतलब। और अब है हमारा, जैसे चैप्टर का नाम है प्राकृतिक संसाधन और जल संसाधन, तो मैंने आपको प्राकृतिक संसाधन बताया। अब बताते हैं जल संसाधन। जल संसाधन क्या होता है? जल संसाधन वह संसाधन है जो जल के रूप में उपलब्ध होते हैं और जिनका उपयोग हम अपने जीवन को सुधारने के लिए करते हैं, जैसे भूजल, सतही जल, वर्षा जल, समुद्री जल और भी कई जल। तो भूजल का मतलब है, भूजल वह जल है जो भूमि के नीचे उपलब्ध होता है, जो जमीन के नीचे उपलब्ध होता है और जिसका उपयोग हम सिंचाई, पीने और अन्य आवश्यक कार्यों के लिए करते हैं। सतही जल वह जल होता है जो नदियों, झीलों, तालाबों और अन्य जल स्रोतों में उपलब्ध होता है और जिसका उपयोग हम सिंचाई, पीने और अन्य आवश्यक कार्यों के लिए करते हैं। वर्षा जल वह जल है जो वर्षा के रूप में उपलब्ध होता है और जिसका उपयोग हम सिंचाई, पीने और अन्य आवश्यक कार्यों के लिए करते हैं। और समुद्री जल वह जल है जो समुद्रों में उपलब्ध होता है, जिसका उपयोग हम मत्स्य पालन, नौवहन और अन्य आवश्यक कार्य के लिए करते हैं। तो ये तो था प्राकृतिक संसाधन और जल संसाधन के बारे में थोड़ी सी जानकारी। अब पढ़ते हैं हम थोड़ी डिटेल्ड में। तो चैप्टर में आ जाते हैं और वहाँ पे देखते हैं हमारा क्या लिखा है जल संसाधन के बारे में और प्राकृतिक संसाधन के बारे में। तो पहला है परिचय। परिचय में देखते हैं क्या लिखा है। हमारे पृथ्वी ग्रह को जल के कारण नीले ग्रह के रूप में जाना जाता है, जो इसकी सतह के 3/4 भाग को कवर करता है। जो जल है हमारा, हमारी पृथ्वी में, वो 3/4 भाग कवर करता है। 3/4 कहाँ गया? हाँ, 3/4 भाग को कवर करता है। 3/4 का मतलब क्या होता है? 75%। 75% भाग हमारा कवर करता है। जल का हमारे ग्रह की संरचना और कार्य के विभिन्न पहलुओं पर एक उल्लेखनीय प्रभाव है, जिसमें महाद्वीपों को आकार देना, हमारी जलवायु को संतुलित करना और जीवों का जीवित रहना शामिल है। जल के बिना पृथ्वी पर जीवन असंभव है। बिना जल के जो जीवन है वो क्या है? असंभव है। बिना पानी के कोई नहीं रह सकता, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो जानवर हो, कोई भी हो। जी जल के बिना पृथ्वी का पर जीना असंभव है। बैक्टीरिया, पौधे और जानवरों सहित सभी जीवन रूपों में अनेक शरीर के वजन का 60 से 70% जल होता है। हम न केवल अपनी सुविधा और उपयोग के लिए बल्कि अपने अस्तित्व के लिए भी जल पर निर्भर है। यह पारिस्थितिकी तंत्र की स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। हालांकि पृथ्वी पर पर्याप्त जल है, लेकिन इसका अधिकांश भाग खारा है। जो पृथ्वी में हमारा जल है, उसका जो अधिकांश भाग है वो खारा पानी है और कुछ ही भाग हमारा मीठा पानी है। और पीने, कृषि या
कृषि या अन्य उद्देश्यों के लिए उपयुक्त नहीं है। शेष 3% ताजे जल की विशाल मात्रा को ग्लेशियरों, आइस कैप्स और गहरे भूजल जलभृतों के रूप में व्यवहारिक मानव पहुंच से बाहर कर दिया गया है। ताजे जल का बहुत छोटा अंश जो हमारे लिए सुलभ है, स्थान और समय में बेहद असमान रूप से वितरित किया जाता है। इसका परिणाम जल से संबंधित गंभीर समस्याओं में होता है, जिसमें पहुंच और गुणवत्ता पर अंतरक्षेत्रीय संघर्ष, ग्रामीण, शहरी और पर्यावरणीय उपयोगों के बीच प्रतिस्पर्धा, गंभीर मानव स्वास्थ्य समस्याओं और अर्थव्यवस्था पर बाधाएं शामिल हैं। गीले क्षेत्रों से सूखे क्षेत्रों में जल ले जाने ले जाने, सूखे के समय के लिए इसे संग्रहित करने या अन्यथा पीने योग्यता स्रोतों को साफ करने के लिए समाज हर साल अरबों डॉलर खर्च करता है। जल के उपयोग को लेकर जल को उपयोग को लेकर अक्सर विवाद पैदा हो जाते हैं, क्योंकि एक आवेदन से दूसरे के लिए उपलब्ध मात्रा कम हो जाते हैं क्योंकि एक आवेदन से दूसरे के लिए उपलब्ध मात्रा कम हो जाती है। यहाँ तक कि आसानी से उपलब्ध मीठे जल वाले क्षेत्रों में भी जल की गुणवत्ता और मात्रा को बनाए रखने में समस्या होती है। विश्व के अक्षय ताजे जल की आपूर्ति अपेक्षाकृत स्थिर है। 1850 ईस्वी में प्रति व्यक्ति उपलब्ध जल की औसत मात्रा लगभग 43,000 क्यूबिक मीटर प्रति वर्ष थी। 2014 ईस्वी तक यह आंकड़ा लगभग 5,900 क्यूबिक मीटर प्रति वर्ष तक गिर गया था, जो जनसंख्या में वृद्धि के कारण और कम हो सकता है। जैसे जैसे हमारी जनसंख्या बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे हमारा जो क्यूबिक मीटर प्रति वर्ष है वो गिर गया है पानी का। दुनिया भर में मीठे जल का उपयोग जनसंख्या के विस्तार, मानव गतिविधियों और जलवायु परिवर्तन के कारण सीमित जल आपूर्ति पर बढ़ते दबाव के कारण बढ़ रहा है। इसके परिणाम स्वरूप ऐसी स्थिति पैदा हो रही है जहां बढ़ती जनसंख्या में देश जल की कमी का अनुभव कर रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा जल चक्र और जल का वितरण। जल चक्र और जल का वितरण। जल 3 रूपों में मौजूद है। किस किस में मौजूद है, कैसे किस तरह से मौजूद है? ठोस, ठोस मतलब बर्फ में। तरल मतलब समुद्री मीठा जल। और वाष्प, जल वाष्प भाप पे, भाप में, भाप के रूप में है, बर्फ के रूप में है और तरल के रूप में है। ये तो है ही। जल निरंतर पर्यावरण के माध्यम से समुद्र से वायुमंडल में, वायुमंडल से भूमि पर और जल चक्र के माध्यम से समुद्र में वापस आ जाता है। जल चक्र से समुद्र में, जमीन पर और वातावरण में जल के बीच संतुलन बना रहता है। इस तरह से जलीय चक्र पृथ्वी की सतह पर उपलब्ध जल के विभिन्न रूपों को आपस में जोड़ता है और भूमि पर ताजे जल की आपूर्ति को भी लगातार नवीनीकृत करता है, जो स्थलीय जीवों के लिए आवश्यक है। हालांकि पृथ्वी का लगभग 97.5% जल समुद्र में है और इसमें उच्च मात्रा में घुले हुए लवण होते हैं। समुद्री जल घरेलू उपयोग, कृषि और औद्योगिक जैसे अन्य उपयोगों के लिए बहुत नमकीन होता है। उदाहरण के लिए, यदि आप अपने बगीचे को समुद्री जल से सींचते हैं, यदि तुम्हारा कोई बगीचा है और उसको आप समुद्री जल से सींचते हैं, तो आपके पौधे मर जाएंगे, मुरझा जाएंगे, क्योंकि वो एक खारा पानी है। अधिकांश ताजा जल आसान खपत के लिए अनुपलब्ध है, क्योंकि लगभग लगभग 1.97% जल ध्रुवीय या हिमनद बर्फ के रूप में जमी हुई है और लगभग 0.5% जल भूजल के रूप में मौजूद है। देखिए, पृथ्वी पर जल संसाधन का वितरण है। जो मैरीन वाटर है वो 97.5% है और जो फ्रेश वाटर है वो 2.5%। जो फ्रेश वाटर है वो कहाँ कहाँ से है? ग्लेशियर, आइस कैप्स, ग्राउंड वाटर 1.97% यहाँ से मिलता है। पोन्ड्स, लेक्स, रिवर्स में 0.03% मिलता है और एटमॉस्फेरिक वाटर में 0.5% हमारा फ्रेश वाटर मिलता है और बाकी सब हमारा मैरीन वाटर है। तो इसको एग्जाम में बना सकते हैं डायग्राम। पृथ्वी के मीठे जल का लगभग 0.03% भाग जल
झीलें, खाड़ियाँ, नदी, झरने और वायुमंडलीय जल में होते हैं। पृथ्वी की भूमिगत प्रतिष्ठानों में ऐसे निर्माण होते हैं जहाँ पर जल इकट्ठा और संग्रहित होता है। भूजल पारगम्य चट्टानों के माध्यम से धीरे धीरे बहता है, आमतौर पर प्रतिदिन कुछ किलोमीटर से कुछ मीटर की दूरी तय करता है और अंततः नदियों, आर्द्रभूमि, झरनों या समुद्र में मिल जाता है। जल भृत या जल झरने एक्यूफायर भूमिगत जलाशय होते हैं जो या तो असंकुचित मतलब अनकन्फाइंड या संकुचित कन्फाइंड होते हैं। वे भूमि जहाँ से जल रिसकर भूजल के रूप में एकत्र होता है से जल भृत का एक पुनर्भरण क्षेत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पुनर्भरण क्षेत्र कहा जाता है। देखिए पुनर्भरण से क्या मतलब है, इसको हाईलाइट कर लेते हैं पहले। पुनर्भरण पुनर्भरण का क्या मतलब होता है? पुनर्भरण वह प्रक्रिया है जिसमें जल स्रोतों को फिर से भरा जाता है, जैसे कि भूजल, झीलें और नदियाँ। यह प्रक्रिया वर्षा जल, बर्फ पिघलने और अन्य जल स्रोतों से जल को अवशोषित करने और उसे जल स्रोतों में जमा करने के माध्यम से होती है। ठीक है, तो अब असंकुचित जल स्रोतों से पुनर्भरण क्षेत्र सीधे उनके ऊपर होता है, क्योंकि ऊपर की चट्टान की परतें परागामी होते हैं और सतह के जल को सीधे नीचे की ओर रिसने देती है, जिससे जलभृत में जल हमेशा मिलती रहती है। असंकुचित जलभृत की ऊपरी सीमा जल स्तर कहलाती है, वाटर टेबल कहलाती है। जल स्तर की ऊपरी सतह मिट्टी की और निचली सतह चट्टान की बनी होती है। जो निचली की सतह होती है वो किस चीज की बनी होती है? चट्टान की। चट्टान की सतह में तलछट और दरारें मिलती है। अब चट्टान है तो दरारें तो मिलेगी ही, जो भूजल से संतृप्त होती है। किसी क्षेत्र में जल स्तर की गहराई वहां होने वाली वर्षा की मात्रा पर निर्भर होती है। मरुस्थल के मामले में जल स्तर आमतौर पर सतह से बहुत दूर होती है। इसके विपरीत आर्द्रभूमि, झीलों और झरनों का जल स्तर सतह के साथ प्रतिच्छेद करता है। शुष्क परिस्थितियों में कुएं का जल स्तर कुएं की गहराई से कम हो जाता है। एक समिति जलभृत को ऑर्टेशियन जलभृत के रूप में भी जाना जाता है। यह भूजल भंडारण क्षेत्र है जो दो अप्रगाम्य चट्टान की परतों के बीच स्थित होता है। एक समिति जलभृत में जल सकारात्मक दबाव में होता है। सीमित जलभृतों का पुनर्भरण क्षेत्र सैकड़ों किलोमीटर दूर हो सकता है। आमतौर पर भूजल संसाधनों का अनवीकरणीय माना जाता है, क्योंकि उन्हें जमा होने में सैकड़ों या कभी-कभी हजारों साल लग जाते हैं। हजारों साल लग जाते हैं और आमतौर पर इसका केवल एक छोटा सा हिस्सा हर साल वर्षा के रिसाव से एकत्र होता है। सीमित जलभृत विशेष रूप से धीरे धीरे रिचार्ज होते हैं। तो ये हमारा भूजल जलवायु स्तर का योजनाबद्ध प्रस्तुति है। डायग्राम एक्वाफायर्स एंड वेल्स कैसे होता है देख लीजिए, और ये क्वेश्चंस हैं जो कि कमेंट में आंसर दे रहे हैं। भारत के जल संसाधन। भारत में संसार की लगभग 18% आबादी, जबकि विश्व का केवल 4% नवीकरणीय जल संसाधन और विश्व के भू क्षेत्र का 2.5% या परसेंट भू क्षेत्र है। भारत में जल के 3 मुख्य स्रोत हैं: सतही जल, भूजल और आर्द्रभूमि। सतही जल में नदियां, झीलों, तालाबों, भूजल में कुओं, झरनों और कौन सी है? आर्द्रभूमि। बढ़ती आबादी के कारण भारत में जल की उपलब्धता कम हो रही है। बढ़ती आबादी से जो जल की उपलब्धता है वो कम होती जा रही है, और बढ़ती रही तो ये और कम हो सकती है। 2001 में औसत वार्षिक जल की उपलब्धता 1816 क्यूबिक मीटर प्रति व्यक्ति थी और वर्ष 2011 में घटकर 1545 क्यूबिक मीटर प्रति व्यक्ति हो गई थी, जो वर्ष 2018 में और घटकर 1486
क्यूबिक मीटर प्रति व्यक्ति हो गई थी। तो देख सकते हैं कैसे कम होता जा रहा है हमारा पानी का लेवल। सतही जल संसाधन। हमारे देश में गंगा, यमुना, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, कावेरी, गोदावरी, कृष्ण, महानदी, माही, नर्मदा, पेन्नार और तापी नामक 12 मुख्य नदियों के माध्यम से सतही जल का प्रवाह होता है। भारत में सभी नदी घाटियों में औसत वार्षिक प्रवाह 1869 किलोमीटर या किमी, किलोमीटर नहीं किमी है वो, किमी होने का अनुमान है। हालांकि विभिन्न भौगोलिक और पर्यावरणीय बाधाओं के कारण उपलब्ध सतही जल का केवल लगभग 35% ही दोहन किया जा सकता है। नदी में जल प्रवाह नदी के जल ग्रहण क्षेत्र के आकार और जल ग्रहण क्षेत्र के भीतर वर्षा पर निर्भर करता है। भारत में वर्षा में बहुत अधिक स्थानीय भिन्नताएं होती है और यह मुख्य रूप से मानसून के मौसम में केंद्रित है। देश की कुछ नदियां जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु का विशाल जलग्रहण क्षेत्र है। गोदावरी, कृष्णा और कावेरी जैसी दक्षिण भारतीय नदियों में वार्षिक जल प्रवाह का अधिकांश उपयोग किया गया है, लेकिन ब्रह्मपुत्र और गंगा घाटियों में इसे अभी किया जाना बाकी है। नदियों के अलावा भारत में अन्य सतही जल संसाधन में नहरें, तालाब, झीलें, टैंक और आर्द्र भूमि शामिल है। सतही जल संसाधन देश भर में आसमान रूप से वितरित हैं और इन अंतर्देशीय सतही जल संसाधनों का लगभग 50% हिस्सा बनाए रखते हैं। भूजल संसाधन। भूजल संसाधन में क्या लिखा है? भारत के पास लगभग 432 क्यूबिक किलोमीटर कुल वार्षिक पुनः प्रति योग्य भूजल संसाधन है। गंगा और ब्रह्मपुत्र बेसिनों में कुल पुनः पूर्ति योग्य भूजल संसाधनों का लगभग 45% है। उत्तर पश्चिमी क्षेत्र और दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में स्थित नदियां घाटियों में भूजल का उपयोग अपेक्षाकृत अधिक है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और तमिलनाडु राज्यों में भूजल का उपयोग बहुत अधिक है। बिहार, गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और त्रिपुरा जैसे राज्य अपने भूजल संसाधनों के माध्यम दर से उपयोग कर रहे हैं। हालांकि जनसंख्या में वृद्धि के कारण भूजल के उपयोग में समय के साथ वृद्धि हुई थी। यदि वर्तमान परिदृश्य जारी रहता है तो जल की मांग के लिए निश्चित रूप से अतिरिक्त आपूर्ति की आवश्यकता होगी और ऐसी स्थिति पूरे विश्व में विकास और सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरण संतुलन में निर्णायक कारक के रूप में कार्य करेगी। तो ये कुछ है सतही जल और भूमि। चलो इसको देख लेते हैं। सतही जल क्या होता है? यह पृथ्वी की सतह पर जल धाराओं और नदियों में पाया जाने वाला जल है, जैसे झीलें, तालाब, जलाशय और आर्द्र भूमि। ये कुछ पॉइंट्स है आपको याद रखने हैं। आर्द्र भूमि, भूमि का एक क्षेत्र जो जल से ढका रहता है। रन ऑफ, यह भूमि पर अक्षय और सीमित संसाधन जल है जो सतही जल की भरपाई करता है। ये रन ऑफ कहलाता है। ड्रेनेज बेसिन, यह एक नदी या धारा द्वारा अवाहित भूमि का क्षेत्र है। वाटरशेड, वाटरशेड क्या है? यह भूमि का एक क्षेत्र है जो पिघली हुई बर्फ और वर्षा को नदियों में बहा देता है। जो वर्षा है उसको नदियों में बहा देता है, वर्षा का पानी। और इसका आकार मिसिसिपी नदी जैसे एक प्रमुख नदी प्रणाली के लिए महाद्वीप के एक बड़े हिस्से के बराबर और एक छोटी सी धारा के लिए 1 किलोमीटर 2 से कम आकार में होती है। 1 किमी 2 से कम आकार में होती है। भूजल, यह जल का वह रूप है जो वर्षा से उत्पन्न होता है, जो मिट्टी में रिसते हुए रेत, बजरी या चट्टान में दरारों और स्थानों के माध्यम से नीचे जाता है, जहां अप्रगाम्य परत पर भूजल के रूप में जमा हो जाता है। एक्वीफर, यह चट्टान की एक भूमिगत परत है जहां भूजल स्थित होता है। लेगून, लेगून और बैक वाटर, लेगून्स एंड बैक वाटर, भारत के पास एक विशाल समुद्र तट है जो बड़ी संख्या में लेगून और ज्वारनदमुख की उपस्थिति का आधार है। एक लेगून को एक जल निकाय के रूप में परिभाषित किया गया है जो नदी
जैसे बड़े निकायों से एक प्राकृतिक अवरोध जैसे बैरियर द्वीप और द्वीपों आदि से अलग होता है। भारत में लेगून केरल, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल जैसे कुछ राज्यों तक ही सीमित है। हालांकि इन जल संसाधनों में जल आमतौर पर खारा होता है और आमतौर पर इसका उपयोग मछली पकड़ने और धान की कुछ किस्मों, नारियल आदि की सिंचाई के लिए किया जाता है। हालांकि एक बैक वाटर को जल निकाय या मुख्य नदी की एक शाखा के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो इसके साथ स्थित है। मुख्य नदी या किसी प्रकार की बाधा द्वारा समर्थित है जो प्राकृतिक या मानव निर्मित हो सकती है। ये कुछ प्रश्न है, देख लीजिए। पानी की मांग और उपयोगिता। भारत परंपरागत रूप से एक कृषि प्रधान देश है। इसकी लगभग 2/3 आबादी के लिए कृषि और उससे संबंधित गतिविधियां आजीविका का प्रमुख स्रोत है। इसके अतिरिक्त घरेलू, औद्योगिक, ऊर्जा तथा अन्य आवश्यकताओं के लिए भी जल की बड़ी मात्रा में आवश्यकता होती है। भूमि के विपरीत जल की उपलब्धता समय समय पर और भारत में जगह जगह बदलती रहती है। मानसूनी भूमि होने के कारण अधिकांश वर्षा मानसून ऋतु के 3 या 4 महीनों की संक्षिप्त अवधि में होती है। हालांकि जनसंख्या में वृद्धि और बदलती जीवन शैली के कारण जल की खपत मौसम मौसम और समय के साथ नाटकीय रूप से बढ़ जाती है। इसके अलावा कृषि भूमि का आवासीय या व्यावसायिक उद्देश्य के लिए उपयोग होने से मानसून अवधि के दौरान भूजल के प्राकृतिक पुनर्भरण के लिए उपलब्ध खुले क्षेत्र में कमी होते जा रही है। भारत की 90% से अधिक या 90% से अधिक जल की मांग कृषि के लिए है। अतः बढ़ी हुई कृषि उत्पादन की पूर्ति के लिए हमारी पंचवर्षीय योजना में सिंचाई के विकास को उच्च प्राथमिक दी गई है। इसके लिए दामोदर नदी घाटी परियोजना, भाखड़ा नांगल परियोजना, कोसी परियोजना, हीराकुंड बांध परियोजना, नागार्जुन सागर परियोजना, नर्मदा घाटी परियोजना, इंदिरा गांधी नहर परियोजना आदि जैसी विभिन्न बहुउद्देशीय नदी घाटियों की जरूरत को पूरा करने के लिए परियोजना शुरू की गई है। कुल जल उपयोग में कृषि क्षेत्र का हिस्सा अन्य क्षेत्रों की तुलना में बहुत अधिक है। देखिए यहाँ पंचवर्षीय योजना का क्या मतलब है, इसको हाईलाइट कर लेते हैं। पंचवर्षीय योजना, जो पंचवर्षीय योजना है वो भारत सरकार द्वारा तैयार की गई एक योजना है जिसका उद्देश्य देश के आर्थिक और सामाजिक विकास को बढ़ावा देना है। यह योजना प्रत्येक 5 वर्षों में तैयार की जाती है और इसमें देश के विभिन्न स्रोतों में विकास के लिए लक्ष्य और रणनीतियां शामिल होती है। पंचवर्षीय योजना में का मुख्य उद्देश्य क्या क्या है कि आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, सामाजिक विकास को सुधारना, रोजगार के अवसर को बढ़ावा देना, शिक्षा और स्वास्थ्य को सुधारना, कृषि और उद्योग को बढ़ावा देना। ये पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य है। एक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देश में जल की मांग का विवरण। ये देखिए 2000 वर्ष में, फिर 2000 में और 2025 में ये डेटा है, देख लीजिए। आगे क्या लिखा है, जल किसी भी विकासात्मक प्रक्रिया के लिए आवश्यक होता है। जल से संबंधित सभी मुद्दों में जल की मात्रा और गुणवत्ता के बीच संबंध को ध्यान में रखा जाना चाहिए। जल की अत्यधिक मांग के कारण मीठे जल की उपलब्धता और गुणवत्ता पूरे विश्व में चिंता का विषय बना हुआ है। संयुक्त राष्ट्र यूएन के एक अध्ययन के अनुसार एशिया में ताजे जल की उपलब्धता केवल 3000 घन मीटर पर व्यक्ति पर वर्ष है, जो किसी भी महाद्वीप से सबसे कम है। खराब प्रबंधन के साथ तीव्र जनसंख्या वृद्धि ने जल संकट की स्थिति को जन्म दिया है। नेक्स्ट है उभरती हुई जल संसाधन समस्याएं। जनसंख्या बढ़ रही है तो संसाधन में समस्याएं तो आना ही आना है। तो जनसंख्या में वृद्धि के कारण जल की उपलब्धता दिन पे दिन कम होती जा रही है। इसके अलावा
कृषि, औद्योगिक और घरेलू अपशिष्टों को जल संसाधनों में मिलाने के कारण वर्तमान में उपलब्ध उपयोगी जल संसाधन गुणवत्ता के मामले में खराब हो रहे हैं और यह जल संसाधन की पहुंच को और सीमित कर रहा है। कभी-कभी मानव जनित गतिविधियां जल संसाधनों से जुड़ी गंभीरता को और बिगाड़ देती है। मनुष्य अक्सर आपदा का सामना तब करते हैं जब वे पर्यावरण की दृष्टि से हानिकारक निर्णय लेते हैं, जैसे बाढ़ की संभावना वाले क्षेत्र में निर्माण कार्य करना। नेक्स्ट है जल की गुणवत्ता में गिरावट। जो जल है वो प्रदूषित होना या खराब कर देना उसको। तो जल की गुणवत्ता जल की जैविक, रासायनिक और भौतिक मानक विशेषताओं को संदर्भित करती है, जो विभिन्न उपयोगों को सहने के लिए जल की उपयुक्तता का प्रतिनिधित्व करती है। जल में किसी भी बाहरी कण या सामग्री जैसे सूक्ष्म जीव, कृषि, रसायन, औद्योगिक और अन्य प्रकार के कचरे का मिश्रण जल की मानक विशेषताओं को बिगाड़ता है और इसे प्रदूषित करता है। यह जल को मानव उपयोग के लिए अनुपयुक्त बनाता है। ऐसी समस्याएं जल की गुणवत्ता को खराब कर देती है और इसे मानव उपयोग के लिए अनुपयुक्त बना देती है, क्योंकि जल एक महान विलायक होता है। इसलिए जब जहरीले पदार्थ जल निकायों में मिल जाता है तो वह तो वह या तो जल में घुल जाते हैं या जल में निलंबित रहते हैं। दोनों स्थितियां जल प्रदूषण की ओर ले जाती है और जलीय प्रणालियों को परेशान करती है। कभी-कभी ये प्रदूषक नीचे भी रिसते हैं और भूजल को प्रदूषित करते हैं। गंगा और यमुना देश की दो अत्यधिक प्रदूषित नदियां हैं। गंगा, नर्मदा, ब्रह्मपुत्र आदि जैसी प्रमुख नदियां उसकी सहायक नदियों के तट पर स्थित प्रमुख नगरों, महानगरों तथा प्रमुख उद्योगों का पता लगाइए। ये आपका काम है, जाके पता लगाइए। हाँ, देखिए इसमें क्या लिखा है। हम्म, सिंचाई के लिए जल की बढ़ी हुई मांग। कृषि में जल का उपयोग मुख्य रूप से सिंचाई के लिए किया जाता है। भारत में स्थान और समय के अनुसार वर्षा में परिवर्तनशीलता के कारण सिंचाई की आवश्यकता होती है। देश के बड़े इलाकों में वर्षा की कमी है और सूखा प्रवण है। दक्कन का पठार उत्तर पश्चिमी भारत सूखाग्रस्त क्षेत्रों में आता है। मानसून के मौसम को छोड़कर गर्मी और सर्दियों के मौसम आमतौर पर देश के अधिकांश हिस्सों में शुष्क होते हैं। अतः शुष्क मौसम में हमारी कृषि में सिंचाई एक मूलभूत आवश्यक है। यहाँ तक कि बिहार और पश्चिम बंगाल जैसे भरपूर वर्षा वाले क्षेत्र में, जहाँ अच्छी मात्रा में वर्षा होती है, वहां पर भी मानसून में रुकावट या इसकी विफलता के कारण शुष्क अवधि कृषि के लिए प्रतिकूल होती है। कुछ फसलों की जल की आवश्यकता भी सिंचाई को अपरिहार्य बनाती है। उदाहरण के लिए गन्ना, चावल, जूट आदि के लिए जल की आवश्यकता काफी अधिक होती है। जो जल होता है, तो इन ये चीज उगाई जाती है, उसको जल की बहुत अधिक आवश्यकता होती है, जिसे सिंचाई के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। सिंचाई बहुफसली प्रणाली को संभव बनाती है। बताया जाता है कि असिंचित भूमि की तुलना में सिंचित भूमि ने कृषि उत्पादकता में वृद्धि दिखाई है। इसके अलावा अधिक उपज देने वाली फसल किस्में नियमित नमी की आपूर्ति की मांग करती हैं, जो केवल एक कुशल सिंचाई प्रणाली द्वारा ही संभव हो सकता है। इसके अतिरिक्त सिंचाई का एक बड़ा हिस्सा नलकूपों और कुओं के माध्यम से भूजल के दोहन के द्वारा किया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप अंततः भूजल की कमी होती है। नेक्स्ट हमारा आगे है बढ़ते जल संघर्ष। बढ़ते जल का संघर्ष, तो पढ़ते हैं। जल की अपरिहार्य प्रकृति और समय और स्थान पर इसके असमान वितरण ने अक्सर अंतर क्षेत्रीय विवादों को जन्म दिया है। ये विवाद अंतर्राष्ट्रीय या अंतर्राज्यीय या अंतर जिला हो सकते हैं। साझा जल संसाधनों के बंटवारे के मुद्दे बड़े पैमाने पर न केवल क्षेत्रीय लोगों बल्कि सरकारों को भी प्रभावित कर रहे हैं। कुछ प्रमुख जल संसाधनों में शामिल हैं।
कावेरी जल विवाद कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच है। जो कावेरी का विवाद चल रहा है वो किसके किसके बीच चल रहा है? कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य के बीच चल रहा है। कृष्णा नदी जल जो विवाद है वो कर्नाटक, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के बीच। और वंशधारा नदी जल विवाद किसके? उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के बीच। सिंधु जल संधि भारत और पाकिस्तान के बीच। 5 नदियां झेलम, चिनाब, रावी, सतलुज और ब्यास के जल का बंटवारा। और मध्य पूर्व में जल संघर्ष इथोपिया, सूडान, मिस्र, जॉर्डन, सीरिया आदि जैसे मध्य पूर्व के देशों के बीच 3 नदियों के बंटवारे के लिए बेसिन, जॉर्डन, नील और ट्रिगिस यूफ्रेट्स जल संसाधनों के बंटवारे को लेकर इन सभी संघर्षों को अधिक समझ और निष्पक्षता के साथ हल करने की आवश्यकता है। नेक्स्ट है बाढ़ और सूखा। भारत और भारत और बांग्लादेश जैसे देश बाढ़ और सूखे जैसी जल संबंधी समस्याओं से ग्रस्त हैं, क्योंकि यहाँ वर्षा मुख्य रूप से मानसून के मौसम तक ही सीमित है। मानसून के मौसम के दौरान भारी बारिश अक्सर बाढ़ का कारण बनती है, खासकर निचले इलाकों में। लगातार बारिश के परिणाम स्वरूप नदियां और झीलों में बाढ़ आ सकती है। आजकल मानव जनित गतिविधियां बाढ़ जैसी स्थिति के लिए प्रमुख रूप से जिम्मेदार हैं, और हर साल भारत में एक या दूसरे राज्य में गंभीर बाढ़ का अनुभव होता है, जैसे कि 2017, 2018 और 2019 में क्रमशः गुजरात, केरल और महाराष्ट्र में बाढ़ की समस्या है। बाढ़ और सूखे वाली इस समस्या से निपटने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर नदियों को आपस में जोड़ते हैं और उनकी नेटवर्किंग को उपचारात्मक समाधान के रूप में प्रस्तावित किया जा रहा है। सूखा जल संसाधनों से जुड़ी हुई समस्या है। जब भी वार्षिक वर्षा सामान्य से कम और वार्षिक वाष्पीकरण से कम होती है, परिणामिक स्थिति को सूखा कहा जाता है। विश्व स्तर पर लगभग 80 देश अक्सर सूखे का अनुभव करते हैं, जो कि अर्ध शुष्क और शुष्क क्षेत्रों में स्थित है। विभिन्न मानव जनित गतिविधियां जैसे वनों की कटाई, अतिचारण और खनन आदि से मरुस्थलीकरण होता है और अधिक क्षेत्र सूखा प्रभावित क्षेत्रों के अंतर्गत आते रहते हैं। सूखे की समस्या से निपटने के लिए सामाजिक, वानिक, बंजर भूमि सुधार, मिश्रित फसल का सावधानीपूर्वक चयन और स्वदेशी ज्ञान का उपयोग कुछ प्रभावी उपाय हैं। नेक्स्ट है सतत जल प्रबंधन। सतत जल प्रबंधन सतत विकास के लिए मीठे जल की घटती उपलब्धता और लगातार बढ़ती मांग के कारण प्रभावी ढंग से ताजे जल का प्रबंधन करना महत्वपूर्ण है। भारत को अल्वनीकरण की उच्च लागत के कारण समुद्री जल के उपयोग को कम से कम करने के लिए कदम उठाने होंगे और प्रभावी नीतियां बनानी होंगी, तथा जल के संरक्षण के लिए प्रभावी उपाय अपनाने होंगे। जल बचत तकनीकों का उपयोग करने के अलावा प्रदूषण को रोकने के प्रयास भी किए जाने चाहिए। वर्षा जल संचयन, जल पुनर्चक्रण और दीर्घकालिक आपूर्ति के लिए पुनः उपयोग जैसी प्रथाओं को अपनाने की आवश्यकता है। नेक्स्ट है जल प्रदूषण की रोकथाम। जल की गुणवत्ता में तेजी से गिरावट आ रही है और इसकी मात्रा कम हो रही है, जबकि मैदानी क्षेत्रों की तुलना में पहाड़ी क्षेत्रों के ऊपरी हिस्सों में नदियों में बेहतर गुणवत्ता होती है। नालियों के माध्यम से ठोस या तरल कचरे, उर्वरक, कीटनाशकों और औद्योगिक अपशिष्टों से के मिलने के कारण नदी का जल प्रदूषित हो जाता है। जल की गति कम होने के कारण गर्मियों में प्रदूषक अधिक समृद्ध होते हैं। केंद्र और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा 507 राष्ट्रीय जलीय संसाधनों की जल गुणवत्ता की निगरानी की जा रही है। दिल्ली और इटावा के बीच यमुना, अहमदाबाद में साबरमती, लखनऊ में गोमती, मदुरै में वैगई और हैदराबाद की मूसी और कानपुर में वाराणसी में गंगा आदि सबसे प्रदूषित नदियों में से कुछ। भारी जहरीली धातुओं, फ्लोराइड और नाइट्रेट्स की उच्च सांद्रता के कारण भूजल भी समय के साथ अधिक प्रदूषित हो गया है, जबकि जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण
नियम 1974 और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। ये पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब था? 1986 का पालन करने की आवश्यकता है। कृषि और औद्योगिक क्षेत्रों में प्रदूषकों को कम उपयोग के लिए जागरूकता और सामान्य आबादी में कम अपशिष्ट उत्पादन के प्रति जागरूकता पैदा करने की आवश्यकता है। सतत जल उपयोग। सतत जल उपयोग सतत जल उपयोग क्या है? सतत जल उपयोग से अभिप्राय जल के ऐसे उपयोग से है जो जल चक्र की अखंडता को कम किए बिना आगे भविष्य में भी मानव समाज को रहने और फलने फूलने जल सुरक्षित रहे। उद्योगों की मांग को पूरा करने के लिए अपशिष्ट जल का पुनः उपयोग एक स्मार्ट विकल्प है। इसी प्रकार शहरी क्षेत्रों में घरेलू नालों के जल का उपयोग बागवानी के लिए किया जा सकता है। वाहनों की धुलाई में उपयोग होने वाले जल का उपयोग बागवानी में भी किया जा सकता है। इससे पीने के उद्देश्य के लिए जल की बेहतर गुणवत्ता का संरक्षण होगा। वर्तमान में जल के पुनर्चक्रण का अभ्यास सीमित पैमाने पर किया जाता है। हालांकि हमें पुनर्चक्रण के माध्यम से जल की पुनः पूर्ति को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने जल, भूमि और संबंधित संसाधनों के प्रबंधन और विकास में समन्वय को बढ़ावा देने के लिए एक एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन शुरू किया है। यह महत्वपूर्ण संसाधन की स्थिरता से समझौता किए बिना आर्थिक और सामाजिक कल्याण को उचित तरीके से सुधारने में मदद करेगा। वाटरशेड प्रबंधन। वाटरशेड प्रबंधन मतलब वाटरशेड मैनेजमेंट क्या है? वाटरशेड प्रबंधन का अर्थ सतही और भूजल संसाधनों के संरक्षण और कुशल प्रबंधन से है। विशेष रूप से वाटरशेड क्षेत्रों में इसमें भूजल पुनर्भरण के लिए भूजल का भंडारण और रोकथाम के विभिन्न तरीकों जैसे पुनर्भरण कूप, टैंक और चेक डैम आदि शामिल है। वाटरशेड प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग और समाज में उनकी मांग के बीच संतुलन बनाए रखना है। वाटरशेड विकास की उपलब्धि मुख्यतः स्थानीय समुदाय के भागीदारी पर निर्भर करती है। राज्य और केंद्र सरकारों ने भारत में हरियाली, अरवारी जल संसाधन, नीरू कहाँ है? आंध्र प्रदेश में आदि जैसे कई वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम शुरू किए हैं। स्थानीय समुदाय के बीच वाटरशेड विकास और उसके प्रबंधन के कल्याण के बारे में जागरूकता पैदा करना आवश्यक है। यह दृष्टिकोण जल की सतत उपलब्धता सुनिश्चित करेगा। वर्षा जल संचयन। वर्षा जल संचयन का उपयोग वर्षा जल को एकत्रित और संग्रहित करने के लिए किया जाता है। यह भूजल को रिचार्ज करने में भी मददगार है। यह एक पर्यावरण के अनुकूल और सस्ती तकनीक है क्योंकि जल के संचयन के लिए वर्षों के जल को भंडारण टैंक या बोरवेल या गड्ढों या कुओं में संरक्षित की जाती है। यह जल की उपलब्धता को बढ़ाता है, भूजल तालिका को बनाए रखता है और आर्सेनिक, फ्लोराइड, फॉस्फेट, नाइट्रेट आदि जैसे दूषित पदार्थों के तदांतरा कम कर भूजल की गुणवत्ता में सुधार करता है। यह बाढ़ और मिट्टी के कटाव को भी रोकता है और तटीय क्षेत्रों में खारे जल को रोकता है। आजकल सरकार भी आवासीय, संस्थागत और वाणिज्यिक क्षेत्रों में वर्षा जल संचयन के अभ्यास को प्रोत्साहित कर रही है। हमारे देश में वर्षा जल संचयन एक सामान्य पारंपरिक प्रथा थी और विभिन्न तरीकों से भंडारण निकायों जैसे कुंड या टंका, तालाबों, झीलों आदि के रूप में किया जाता है। बांध और जल संरक्षण में इसकी भूमिका। बांधों के निर्माण द्वारा जल संग्रहण की सिंचाई के लिए जल प्रबंधन का एक कुशल घटक माना जाता है। भारत में सिंचाई के लिए जल की उच्च स्तर की मांग को विभिन्न ऊंचाइयों के बांधों के निर्माण से प्राप्त किया जा सकता है। यहाँ पहले से ही कई नदी घाटी परियोजनाओं जैसे सरदार सरोवर बांध परियोजना नर्मदा नदी घाटी में, नागार्जुन सागर बांध परियोजना कृष्णा नदी घाटी में और टिहरी बांध परियोजना ये कहाँ है? भागीरथी नदी घाटी में आदि के तहत किया जा चुका है। बांध परियोजनाओं के लाभों में शामिल है जल विद्युत उत्पादन, सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण,
औद्योगिक और नगर पालिका जल आपूर्ति, बिजली बनाने के उत्पादन के लिए, सिंचाई के लिए और चीजों के लिए। बांध से नहर प्रणाली बड़ी मात्रा में जल को बड़ी दूरी पर स्थानांतरित कर सकती है। सबसे प्रसिद्ध उदाहरण इंदिरा गांधी नहर है, जिसने राजस्थान के रेगिस्तानी इलाकों में हरियाली लाई है। और हालांकि बांधों के जलाशय से जल का कुप्रबंधन कई समस्याएं पैदा कर सकता है, जैसे निचले इलाकों में जल का असमान वितरण। जल स्रोतों के करीब रहने वाले लोग ऐसी फसलें उगाते हैं जिन्हें भारी सिंचाई की आवश्यकता होती है। बांध से अचानक यह गलती से जल छोड़े जाने से बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो सकती है। पारिस्थितिकी तंत्र की गड़बड़ी। ये कुछ क्वेश्चन है, आपको इसके आंसर कमेंट में देने हैं। जो मैं बताता हूँ उसको कमेंट में जरूर दीजिएगा। आजादी के बाद से अब तक 700 से ज्यादा बांध बनाए जा चुके हैं। यदि कार्यक्रम तय समय पर चले तो देश में शायद ही कोई मुक्त बहने वाली नदी बचेगी। इसीलिए सुंदरलाल बहुगुणा मेधा पाठक पाटकर पटकर या पाटकर पटकर नहीं पाटकर, चंडी प्रसाद भट्ट और अन्य जैसी पर्यावरणीय ने टिहरी बांध परियोजना कहाँ है, उत्तराखंड में। सरदार सरोवर बांध कहाँ है, गुजरात में। नर्मदा सागर बांध परियोजना कहाँ है, मध्य प्रदेश। आदि जैसी कई नदी घाटी परियोजनाओं के कार्यान्वयन का विरोध किया है। इस विरोध के कारण सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरण समस्याएं हैं। ये सब आप याद कर लीजिए कि कौन सा बांध कहाँ पर है, ये आपके लिए फायदा हो सकता है आगे के एग्जामों के लिए, और इसमें भी आपको फायदा करेगा यदि आप लिख के आएंगे तो। कावेरी जल विवाद के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। कावेरी नदी का एक अंतर्राज्यीय बेसिन है जिसमें कर्नाटक में इसका उद्गम भी शामिल है और बंगाल की खाड़ी में समाप्त होने से पहले तमिलनाडु और पौंडीचेरी से होकर बहती है। कावेरी नदी का कुल जल ग्रहण बेसिन 81.155 वर्ग किलोमीटर है, जो कर्नाटक 34,273 वर्ग किलोमीटर, केरल में 2,866 वर्ग किलोमीटर, तमिलनाडु और पुडुचेरी में 44,016 वर्ग किलोमीटर में वितरित है। कावेरी नदी के जल के बंटवारे को लेकर विवाद करीब 100 साल पुराना है। नदी के जल का लगभग पूरी तरह से अपस्ट्रीम राज्य कर्नाटक और डाउनस्ट्रीम राज्य तमिलनाडु द्वारा उपयोग किया जाता है और डाउनस्ट्रीम राज्य तमिलनाडु द्वारा उपयोग किया जाता है। दोनों राज्यों ने कृषि और उद्योगों के लिए नदी के जल की मांग बढ़ा दी है। इस मुद्दे को हल करने के लिए कावेरी जल विवाद न्याय अधिकरण CWDT का गठन 2 जून 1990 को किया गया था। CWDT ने 1991 में CWDT का फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल वाटर डिस्प्यूट्स ट्रिब्यूनल, मतलब कि केंद्रीय जल विवाद ट्रिब्यूनल, या भारत सरकार द्वारा गठित एक ट्रिब्यूनल है जो राज्यों के बीच जल संबंधी विवादों का निपटारा करने के लिए बनाया गया है। CWDT ने 1991 में एक अंतरिम आदेश पारित किया जिसमें कर्नाटक राज्य को अपने जलाशय से 205,000 मिलियन क्यूबिक फीट तक साप्ताहिक और मासिक शर्तों के साथ एक जल वर्ष 1 जून से 31 मई में तमिलनाडु के मैटूर जलाशय में जल छोड़ने का निर्देश दिया। लेकिन 1995 के बाद से बारिश में देरी और कावेरी बेसिन में जटिल फसल पैटर्न के कारण इन दोनों राज्यों के बीच जल के बंटवारे को लेकर संकट जैसी स्थिति पैदा हो गई। 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने CWDT के अंतिम आदेशों के खिलाफ राज्य द्वारा दायर अपील पर अपना फैसला सुरक्षित कर दिया। 16 फरवरी 2018 को SC ने कावेरी जल विवाद में अपना फैसला सुनाया जिसमें कर्नाटक राज्य को अधिक जल आवंटित किया गया। कर्नाटक राज्य को क्या
जल ज्यादा आवंटित मतलब दिया गया। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश अनुसार सदियों पुराने विवाद को निपटाने के लिए कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण और कावेरी जल नियम समिति का गठन किया गया था। अब सारांश देख लेते हैं और हमारा चैप्टर खत्म होने वाला है बस। पृथ्वी की सतह का 3/4 भाग जल से ढका है, लेकिन केवल 2.5% ही ताजा जल उपलब्ध है, जैसे कि मैंने ऊपर बताया था। मीठे जल के संसाधनों में सतही जल और भूजल शामिल हैं। जनसंख्या विस्फोट, शहरीकरण, औद्योगिकरण और जल प्रदूषण जल से जुड़ी समस्याओं के प्रमुख कारण हैं। वर्षा जल संचयन, वाटरशेड प्रबंधन, वर्षा जल संचय, वाटरशेड प्रबंधन, जल विवेक पूर्ण उपयोग, बांधों का निर्माण आदि स्थायी जल संरक्षण और प्रबंधन के लिए महत्वपूर्ण कदम हैं। जल की कमी की समस्या को बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं द्वारा हल किया जा सकता है, जो सिंचाई, पुनः विद्युत, बाढ़ नियंत्रण, मछली पालन आदि जैसे विभिन्न उद्देश्यों को पूरा कर सकती है। अब कुछ शब्दावली है। Wetland, an area of land covered with water for at least part of the year. मतलब और्त भूमि, भूमि का वह क्षेत्र जो वर्ष के कम से कम कुछ भाग के लिए जल से ढका रहता है। दूसरा है जलभृत या जल झरने, एक्विफायर। यह चट्टान की एक भूमिगत परत है जहां भूजल होती है। तो यही हमारा चैप्टर एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे पार्ट 7, जिसका नाम है प्राकृतिक संसाधन और ऊर्जा संसाधन। तो हमारा यही चैप्टर खत्म होता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।